अरे नेहा बहू, तू तैयार हुई कि नहीं? अरे तेरे पापा और विहान कब से शोर मचा रहे हैं। मम्मी जी थोड़ा सा टाइम और दो ना, अभी बस पैकिंग खत्म हुई है, अभी तो मैंने मेकअप भी नहीं किया है। और पिंकी बहू, तेरी तैयारी हुई कि नहीं? लंबा सफर है, खाना वाना पैक किया कि नहीं? हाँ मम्मी जी, बस वही कर रही थी, अभी थोड़ा रेडी हो जाती हूँ, फिर रास्ते में फोटोज भी तो लेंगे, पिक्चर अच्छी आएगी ना। दरअसल मधु जी, उनके पति महेश, उनकी 2 बहुएं मनाली में गर्मी के कुछ दिन बिताने जाने वाले थे, पर उनकी बहुओं की तैयारी ही पूरी नहीं हो रही थी। तभी विहान भी वहां आ जाता है। अरे पिंकी, तुम्हारा ये मेकअप तो पूरा ही नहीं हो रहा, ट्रेन छूट जाएगी भाई हमारी। अरे भाई होने दो ना तैयार, क्या हुआ है, सच सवर कर तो जाएंगे ना बहुएं। तो किसने मना किया है? पता था जल्दी जाना है, फिर भी लेट सोकर उठी, अब लगा रही है देरी। अरे ट्रेन छूट जाएगी हमारी, फिर मुझे ना कहना। ओहो विहान जी, क्यों घर को सर पर उठाया हुआ है, थोड़ा तैयार तो होंगे ही ना। हो गया है, चलिए अब। हाँ अच्छा ही है, मेरे पति सूरज साथ में नहीं जा रहे, वरना तो पूरे टाइम इनका बस यही चलता रहता। विहान भी ना हमारे साथ बस अगले स्टेशन तक ही जाएंगे, वो वहीं उतर जाएंगे। अब खुसर पुसर हो गई तो चले। अरे भाई चलो, सामान गाड़ी में रखो। सब लोग गाड़ी में बैठकर स्टेशन के लिए निकलते हैं। बेटा विहान, गाड़ी तेज चलाना, कहीं ट्रेन छूट ना जाए। मैं बुढ़ापे में ये ट्रेन मिस नहीं करना चाहती। अरे क्या पता अगले ट्रिप में मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। ओफो मधु, तुम्हारा भी ये मेलोड्रामा कहीं भी शुरू हो जाता है। जाने की एक्साइटमेंट में वो लोग समय से पहले ही स्टेशन पहुंच जाते हैं। लगता है हम सही समय पर आ गए। विहान, यहाँ स्टेशन पर ना बड़े ही तीखे मसालेदार छोले मिलते हैं, जरा वो तो ले आ। हाँ मम्मी, आप लोग रुको, मैं लेकर आता हूँ। विहान निकल जाता है, तभी एक ट्रेन आती है। मम्मी जी वो देखिए ट्रेन आ गई, आओ जल्दी से बैठते हैं। हाँ पिंकी, तुम जल्दी से विहान को आवाज लगा लो, ट्रेन ज्यादा देर रुकेगी नहीं। अरे वो देखो विहान आ रहा है, तुम लोग जल्दी से बैठो। विहान, ओ बेटा विहान, जल्दी से आ जा। सब लोग ट्रेन के डब्बे में बैठ जाते हैं और शांति से आंखें बंद कर लेते हैं। कुछ ही देर में ट्रेन चल पड़ती है। हे भगवान, अच्छा हुआ हम समय से आ गए। ट्रेन छूट जाती तो मनाली जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो जाता और मोहल्ले की औरतों के सामने बेइज्जती हो जाती मेरी, वो अलग से। सही कह रही हूँ मम्मी जी। आइए ना सब साथ में सेल्फी लेते हैं और स्टोरी पे डालते हैं। मोहल्ले की सारी औरतें तो जलकर राख हो जाएंगी। आप लोगों का अभी से शुरू हो गया? अरे ट्रेन तो अभी ठीक से चली भी नहीं है और आप लोगों ने फोटो डालने भी शुरू कर दिए। अरे करने देना बच्चों को मस्ती, क्या हर टाइम टोका टोकी करता रहता है। एंजॉय करने के लिए तो आया है। देख लीजिए पापा जी, हर टाइम टोका टोकी करते रहते हैं। अरे हम औरतों को तो कभी कभार ही घूमना नसीब होता है, तो एंजॉय तो करेंगे ना। अरे तू इसकी वजह से मूड खराब मत कर, चल सेल्फी ले ले। मोहल्ले वाले ग्रुप में जरूर डालना। तीनों सेल्फी लेकर ग्रुप में डालती है। तभी स्टेशन आता है और विहान उतर जाता है। तभी किसी के खर्राटों की आवाज आती है। मम्मी, भूत ट्रेन के डब्बे में भूत है। अरे तू पागल हो गई है क्या? यहाँ कहाँ से भूत आएगा? भाभी सही कह रही है मम्मी, वो देखो। तभी उन लोगों ने देखा वहां एक सास और एक बहू थी। अरे कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? चोरी से घुसे हो ना यहाँ? अरे ओ बहन जी, चोरी से हम लोग नहीं, तुम लोग घुसे हो। ये हमारा डब्बा है, हमने बुक किया था। अरे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ये डब्बा हमने बुक किया है, तुम लोग यहाँ चोरी से घुसे हो, निकलो यहाँ से। अरे आंटी, ये 204 नंबर है, ये हमने बुक किया था, आप हमारे साथ ऐसे बहस नहीं कर सकती, चलिए जाइए यहाँ से। अरे तुम चढ़ क्यों रही हो मेरी मम्मी जी पर? जब मेरी मम्मी जी बोल रही है हमने किया है बुक, तो हमने किया है। पिंकी सही कह रही है, हम भी यहाँ से हिलेंगे नहीं, हम भी देखते हैं तुम हमको यहाँ से कैसे निकालती हो। सही तो कह रही है मेरी बहू, अरे जब मेरे बेटे ने बुक किया है तो किया। ये देखकर भावना और उसकी बहू चुप हो जाते हैं। जरा खाना तो लगाओ, बड़ी भूख लगी है भाभी, टिंकू भी कब से भूखा है। बस अभी लगाती हूँ। अरे देखना, मैंने खाने में ना एकदम देसी माल बनाया है, सफर में भी घर का स्वाद आ जाएगा। नेहा सबको खाना देती है। मम्मी मुझे ये आलू पराठा नहीं खाना, दही नहीं खाना, मुझे सैंडविच खानी है। तो बेटा पनीर और पूरी खा लो, देखो ये बहुत टेस्टी लगता है। ना मुझे ये नहीं खाना। टिंकू दही और पनीर की सब्जी फेंक देता है, जो बेचारी भावना जी के ऊपर जाकर गिरती है। एक तो हमारे डब्बे पर कब्जा कर लिया, ऊपर से मेरे ऊपर ये सब्जी गिरा दी, ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। अरे बहन जी, बच्चे ने गिराई है, जानबूझकर नहीं गिराई। अरे अगर गिर भी गई तो क्या हो गया जी,
आप क्यों इन लोगों की मिन्नतें कर रहे हैं? और ये डब्बा हमारा है, हम इसमें सब्जी गिराए या पानी? गलती तो इन लोगों की है कि ये लोग यहाँ आए क्यों। बहुत घर घर और ससुराल खेल रहे हो ना। अभी तुम लोगों को बताते हैं। अभी टीटी को बुलाती हूँ, वही तुमको अच्छे से समझाएगा। अरे बुलाओ बुलाओ, वैसे भी टीटी को तो हम बुलाने ही वाले थे। देखना, अब जब टीटी आएगा और तुमको यहाँ से निकालेगा, थाने भी ले जाएगा, फिर जुर्माना भी अलग से देना होगा। देखा मेरी बहू कितनी समझदार है। अरे भाग्यवान, क्यों बेचारे को परेशान कर रही हो? बहन जी आप आराम से रह लो। ये सब देखकर भावना जी बेचारी गुस्से से तिलमिला जाती है। कुछ ही देर में मधु के परिवार ने रेल के डब्बे को रसोई घर के जैसा बना दिया था, क्योंकि वहां दाल, राजमा, पनीर, अचार की खुशबू, हर तरफ सब्जियां बिखरी हुई। बेचारी भावना जी खुद को रोक नहीं पाई। बस अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, अब मैं टीटी को बुलाऊंगी। अरे बुला बुला, वैसे भी मुझे वो सीट चाहिए जिस पर तू है। थोड़ी देर में टीटी वहां आता है, जिसे देखकर मधु खुशी से उछल पड़ती है। अरे अभिजीत, तुम यहाँ? अभिजीत फूफा, ये तो कामना बुआ के पति है ना, अब आएगा मजा। देखना मम्मी जी, कैसे अभिजीत फूफा इन लोगों को बाहर निकालते हैं। अरे आप लोग यहाँ कैसे मधु भाभी? ये जो भावना जी है, इन्होंने मुझे बताया कि आप लोग जबरदस्ती इनके बुक किए हुए डब्बे में बैठे हुए हैं। अरे वही तो मैं भी कह रही हूँ, ये डब्बा विहान ने बुक किया था। अब वो तो हमें बिठाकर अगले स्टेशन पर उतर गया था। ये लोग बोल रहे हैं कि ये हमारा डब्बा है। भाई लंबा सफर है, हम तो मौज मस्ती करते हुए जाएंगे, इसलिए इनको यहाँ से निकाल दो। टीटी अंकल, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये देखिए 204 नंबर, ये हमने बुक किया था। ये लोग सुन ही नहीं रहे, उल्टा हमें परेशान किया हुआ है। यहाँ की हालत देखिए। पिंकी बेटा, तुम भी दिखाओ जरा टिकट। ये लो फूफा जी, देखो 205 ही है। ये लोग सही बोल रहे हैं मधु भाभी, इनका टिकट सही है। आप लोगों का भी 205 ही नंबर है, पर आप लोग जाने की जल्दी में गलत ट्रेन में चढ़ गए हो। ये ट्रेन मसूरी नहीं कहीं और जा रही है। क्या क्या क्या? ये सुनते ही सब लोगों के होश गुल हो जाते हैं। हे भगवान, कहने को तो मेरी पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है, पर सही ट्रेन तक मैं नहीं बिठा पाए। अरे कौन बैठा था पहले? विहान भी तो साथ में था ना। हम दोनों बहुएं बहुत एक्साइटमेंट में थी, पढ़ना भूल गई और जल्दबाजी में इन लोगों को भी बिठवा दिया। सब हमारी गलती है। अब पछताने से क्या होगा? हमें इतना परेशान किया तुम लोगों ने इतने घंटे, अब सजा भी तो मिलनी चाहिए ना, और जुर्माना भी। अरे काहे की सजा? अरे मेरी ननद का पति है ये हमें थोड़ी ना सजा देगा, और अपनों का तो यही फायदा है। अभिजीत, तू हमें सही ट्रेन में बिठवा दे जरा। सजा तो मिलेगी भाभी, और सही ट्रेन भी, पर उससे पहले आपको पूरे 15,000 का जुर्माना देना होगा। एक तो आपने टिकट नहीं लिया, ऊपर से इन लोगों को बहुत परेशान किया। अरे पर हम तो रिश्तेदार है ना, तू हमसे जुर्माना लेगा? अरे कुछ तो रिश्तेदारी की शर्म कर। अरे जब तेरी बीवी आती है बच्चों को लेकर, तो हम ही पकाकर खिलाते हैं, और जाते समय कितना कितना नेक भी देता है। माफ करना भाभी, पर अगर यहाँ रिश्तेदारी निभाई तो मेरी सरकारी नौकरी चली जाएगी। लाइए अब जल्दी से 15,000 निकालिए, वरना थाना भी पास में है। जुर्माना दे दोगी तो मैं सही ट्रेन में बिठा दूंगा। ये सुनकर बेचारे सबके चेहरे उतर जाते हैं, और बेचारी सास 15,000 की करारी गड्डी निकालकर अभिजीत को देती है। तो हमें मनाली की नहीं, बस घर की ट्रेन में ही बिठा दे। लेकिन मम्मी जी, मनाली की ट्रिप के बारे में ग्रुप में पोस्ट डाल दी थी, अब पड़ोसियों को क्या मुंह दिखाएंगे। अरे 15,000 तो दे दिया ना तुम लोगों की वजह से इनको। वहां क्या समंदर का पानी पीकर जिंदा रहोगी? अब पैसे नहीं बचे अपने पास। जाओ जाओ, ध्यान से जाना। बेचारे सारी की सारी लटका मुंह लेकर घर आ जाते हैं। लखनऊ शहर में 2 सहेलियां रहती थी, चित्रा और सरोज। दोनों कॉलेज टाइम से दोस्त थीं और आज उनके जवान बच्चे थे। चित्रा का एक राजीव नाम का बेटा था और सरोज की शालिनी नाम की बेटी। मम्मी, आप कहीं जा रही हो क्या? हाँ, सरोज के घर जा रही हूँ। क्यों, कोई काम है क्या? आप उनसे रोज तो फोन पर बात करती हो, अब मिलने भी जा रही हो? क्या कहा तूने? अरे बेटा, सरोज आंटी के बारे में कुछ न बोल देना, वरना घर में महाभारत हो जाएगी। मैं अपने शुरुआती दिनों में बोल कर देख चुका हूँ। अरे बाप रे, तुम लोगों के काम में कोई कमी रहती हो तो बताओ। इतना सब करके मैं अपनी सहेली से मिल भी नहीं सकती। अरे नहीं मिल सकती हो। नहीं मिल सकती हूँ? अब मेरा मतलब है नहीं, बिल्कुल मिल सकती हो। जाओ जाओ।
हाँ मम्मी जाओ जाओ, आई एम सॉरी। ठीक है, आती हूँ अभी। चित्रा सरोज के घर जाती है। राजीव अपने पिता से कहता है, पापा सरोज आंटी से मिलने पर मैंने सवाल उठाया तो मम्मी पर तो माता ही आ गई थी। हाँ बेटा ऐसा ही है, इसलिए ध्यान रखना आगे से ऐसा कुछ न बोला, वरना झेल नहीं पाओगे। थैंक गॉड आपने इस टाइम बचा लिया मुझे, वरना एटम बम फट जाता। बेटे को बचाना बाप का फर्ज होता है। चित्रा अपने बेटे राजीव के मजाक को पीछे छोड़ सरोज के घर पहुंचती है, जो बस 4 कदम की दूरी पर था। दरवाजा खटखटाते ही सरोज दरवाजा खोलती है और दोनों सहेलियां गले मिलती हैं। उनके साथ ही सरोज की बेटी शालिनी और बहू तारा भी वहीं होती हैं। अरे चित्रा आओ आओ, बड़ी देर लगा दी आज। अरे मेरे घर वालों ने पहले ही रोकने की पूरी कोशिश की थी। जैसे ही बोला सरोज के घर जा रही हूँ, सबके चेहरे ऐसे हो गए जैसे मैंने पूरे घर को आग लगाने की धमकी दे दी हो। वो तो है, खैर बताओ बाकी सब बढ़िया? हाँ हाँ एकदम झकास। अच्छा सुनो, मुझे ना तुमसे एक खास बात करनी थी, समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ। अरे मुंह से कहोगी यार, कैसे कहोगी? अरे पर वो मैं अरे बोलो ना, क्या बकरी की तरह मैं कर रही हो? दरअसल मैं सोच रही थी क्यों ना हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। क्या? तुमने तो ये मेरे दिल की बात बोल दी सरोज। सच में? हाँ हाँ एकदम। मेरा राजीव, तेरी शालिनी, दोनों एक ही उम्र के भी हैं। मैं तो सोच सोच कर ही खुश हो रही हूँ। अरे ये क्या हो गया? मुझे लगा था सिर्फ गप्पे हाँके जाएंगे, पर यहाँ तो रिश्ता पक्का हो गया। हाय राम। शालिनी हड़बड़ाते हुए भागने लगती है और दीवार से टकरा जाती है, लेकिन शर्म के मारे फिर भी भागती रहती है और कमरे में चली जाती है। ये देखकर वो सब हंसने लगते हैं। फिर चित्रा घर लौटकर राजीव को ये खुशखबरी सुनाती है। राजीव बेटा, मैंने तेरी शादी तय कर दी बेटा, शालिनी के साथ। क्या? उनका घर तो बिल्कुल पास में है, इतनी पास शादी करोगी तो सबको लगेगा हमारी लव मैरिज हुई है। अरे बेटा, ये जो 4 कदम है ना, वो रिश्तों को जोड़ने के लिए होता है, दूरियां बनाने के लिए नहीं। अरे क्या फिल्मी डायलॉग बोल रही हो? अरे तू डायलॉग छोड़, लड़की देख। पर माँ, दोस्ती को दोस्ती ही रहने दो ना, इतनी पास की रिश्तेदारी से तो गली में रोज रोज की खबरें उड़ेंगी। हाय राम, ये दिन देखने के लिए जन्मा था तू? बेटा होकर मेरी बात टाल रहा है। तेरी शादी का सपना देखा था और तुझे ही इनकार करते देखना था। हाय मेरा क्या होगा? अरे ओके ओके ओके, मैं मान गया बाबा, ड्रामा मत करो माँ, तैयार हूं मैं। चित्रा से तो वो बहस नहीं कर पाता, लेकिन फिर अपने पापा प्रदीप के पास ये व्यथा कथा लेकर पहुंचता है। पापा आप ही समझाइए ना माँ को, इतनी पास की शादी, मेरा मतलब ये क्या हो रहा है? बेटा मैं तो हाथ खड़े कर चुका हूँ, ये सब तेरी माँ का प्लान है, शादी तो करनी ही पड़ेगी अब। पापा आप भी एकदम सपोर्ट छोड़ दिया आपने। अरे बेटा, तेरे लिए तो यही सबसे अच्छा होगा, मायका पास तो बीवी खुश। वो अंग्रेजी कहावत है ना, हैप्पी वाइफ मीन्स हैप्पी लाइफ। वाह क्या बात कही पापा, वाह 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 वाह। लेकिन आप जानते हो मुझे अभी शादी नहीं करनी है। बेटा जिंदगी हमेशा हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती, गो विद द फ्लो। और आखिरकार राजीव मान जाता है और उसकी शादी शालिनी से हो जाती है। शादी के बाद चित्रा और सरोज दोनों अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलकर बेहद खुश होती हैं। आजा मेरी प्यारी बहू, अब से हम बस 4 कदम की दूरी पर नहीं बल्कि एक ही परिवार का हिस्सा है। सही कहा, अब हमारी दोस्ती और गहरी हो गई है, अब ये रिश्तेदारियां निभानी है। शालिनी एक बात तो पक्की है, इस 4 कदम ने मेरी जिंदगी में बवाल जरूर ला दिया है। अच्छा जी, अब तो इसी बवाल के साथ जीना सीखना पड़ेगा। प्रदीप और सरोज हंसते हुए राजीव की खिंचाई करते हैं और पूरा घर हंसी खुशी से गूंज उठता है। एक दिन चित्रा अपने काम में व्यस्त थी कि अचानक उसे शालिनी की जरूरत पड़ी। शालिनी, ओ शालिनी, कहाँ हो भाई? पर कोई जवाब नहीं आता। चित्रा पूरे घर में ढूंढने लगती है पर शालिनी कहीं नहीं मिलती। अंत में वो राजीव के पास पहुंचती है। राजीव तेरी बीवी कहाँ गायब हो गई? पूरे घर में ढूंढ लिया, कहीं नजर नहीं आ रही। अरे मम्मी, वो शायद अपनी मम्मी से फोन पर बात कर रही थी, हो सकता है अपनी मायके चली गई हो। बिना बताए चली गई? बेटा फोन लगाओ उसे और कहो कि घर लौटे, मुझसे पूछ कर भी नहीं गई। तभी शालिनी घर में तेजी से दौड़ते हुए आती है। मैं आ गई, मैं फोन ना लगाऊं, बस घर तक गई थी, मम्मी की लाल साड़ी नहीं मिल रही थी ना इसलिए। अच्छा,
तो ये इतना बड़ा इमरजेंसी का मामला था कि बिना बताए ही गुम हो गए। अरे मम्मी जी, 4 कदम की दूरी पर तो है मायका। इतना मत ढूंढा करो मुझे, मैं कहीं दूर थोड़ी ना जा रही हूँ। अगले दिन शालिनी के पास उसकी मम्मी का फोन आता है। शालिनी, जल्दी घर आ जा बेटा, तेरी भाभी नहा रही है, मुझे बाहर जाना है और गैस पर पतीला चढ़ा रखा है, जरा आकर सब्जी चला दे। अच्छा मम्मी, अभी आ रही हूँ। शालिनी फुदकती हुई अपने मायके पहुंच जाती है। उधर घर में चित्रा फिर किसी काम के लिए उसे ढूंढने लगती है। शालिनी, ओ शालिनी, कहाँ गई फिर से? दिन में 2-2 बार गुम हो जाती है ये लड़की। अंत में जब वो नहीं मिलती तो चित्रा उसे फोन लगाती है। अरे कहाँ हो बेटा? तुम्हें यहाँ ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई हूँ मैं। अरे मम्मी जी, वो आपकी सहेली यानी मेरी मम्मी ने बुला लिया था, सब्जी चलानी थी। अच्छा, तो तुझे वहाँ सब्जी चलानी थी और यहाँ मैं लट्टू बन गई तुझे ढूंढ ढूंढ कर। आप ना लट्टू ना बना करो, मैं बस अभी आ रही हूँ जरा देर में। ये कहने के बावजूद वो काफी देर बाद घर लौटती है। अच्छा, तो तुम्हें सब्जी चलाने में इतनी देर लगती है कि खाना बनाने का वक्त भी निकल गया? मम्मी जी, वो क्या है ना, जब माँ वापस आ गई तो उनसे बातें करने लगी, टाइम का पता ही नहीं चला। वाह वाह वाह, तुम बातों में लगी थी और यहाँ सबके पेट में चूहे कूद कूद कर मर गए। छोड़िए ना मम्मी जी, बताइए अब क्या पकाना है, अब भी बना देती हूँ। बना तो दिया मैंने, राजीव और तेरे पापा जी को भूख लगी थी, कब से तेरा इंतजार कर रहे थे। अरे ध्यान रखा करो, अब तुम शादीशुदा हो। ओ मम्मी जी, सॉरी, अगली बार ना बता कर ही जाऊंगी। इस बार मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। ठीक है, पर ध्यान रखना कि अब मायके की सब्जी चलाने से ज्यादा ससुराल की गृहस्थी चलाने पर ध्यान देना है। जी मम्मी जी। एक दिन चित्रा के घर मेहमान आए हुए थे। वो उनसे हंसी मजाक में बातें कर रही थी। अचानक उसे याद आया कि वो मेहमानों को चाय नाश्ता कराना तो भूल ही गई है। इसलिए वो शालिनी को बुलाने लगी ताकि नाश्ते का काम वो संभाल ले। शालिनी, ओ शालिनी, सुनती हो बहू, जरा इधर आना। पर कोई जवाब नहीं। चित्रा फिर से जोर से आवाज लगाती है, अरे बहू रानी, शालिनी कहाँ हो? अब चित्रा के सब्र का बांध टूटने लगता है। वो गुस्से में शालिनी के कमरे की ओर जाती है, लेकिन शालिनी वहां भी नहीं थी। पूरा घर छान मारती है, पर शालिनी का कहीं अता पता नहीं चलता। कमाल है भाई, मेरी बहू है या भूत, कभी भी गायब हो जाती है। थक हार कर चित्रा उसे कॉल करती है। कहाँ हो तुम? मैं कब से कुत्तों की तरह यहाँ भौंक रही हूँ। मम्मी, वो मैं मायके आई हूँ। असल में ना मम्मी बाजार गई है, भाभी ना आ रही है और डिलीवरी वाला आने वाला है, तो मम्मी ने कहा कि शालू जरा पार्सल ले लेना। ओहो, तो ले लिया पार्सल महारानी जी? नहीं, अभी तक डिलीवरी वाला आया ही नहीं। उसने बोला था 10 मिनट में आऊंगा, पर देखिए ना कितना लेट हो गया है। अरे तू पार्सल लेने गई है या पिकनिक मनाने? मुझे यहाँ बताकर भी नहीं जा सकती क्या? कितनी बार समझाया है कि जाने से पहले बता दिया कर, और तू हंस क्यों रही है? शालिनी की हंसी नहीं रुकती और वो फोन काट देती है। और इतना कुछ सुनने के बाद मेहमान बोल पड़ते हैं, अरे भाभी जी, रहने दीजिए नाश्ता, वैसे भी इतनी परेशानी हो गई है, बस आप शांत हो जाइए वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे नहीं, नाश्ता तो आपको करके ही जाना पड़ेगा, बहू ना से ही मैं तो हूँ। अगली सुबह शालिनी फिर तैयार होकर कहीं जाने लगती है। चित्रा देखती है और फटाक से रोक लेती है। अरे आप कहाँ चली सुबह सुबह? मम्मी का योगा मैट ना कहीं मिल ही नहीं रहा, बस वही ढूंढने जा रही हूँ। अरे वाह, तुम्हारी मम्मी का योगा में ढूंढने का जिम्मा भी तुम पर है। मतलब अब यहाँ कुछ भी करना छोड़कर कहीं के भी काम करती रहो। मम्मी जी, क्या करूं, मेरी मम्मी का मेरे बिना काम नहीं चलता। ये बोलकर वो लहराते हुए चली जाती है। उसके जाते ही राजीव उठकर आता है। चित्रा उससे कहती है, जरा अपनी बीवी को समझाओ, जब देखो तब अपने मायके भाग जाती है। मम्मी, शादी आपने करवाई थी तो समझाना भी आप ही की जिम्मेदारी है। मैंने तो मना किया था कि इतनी करीब शादी ना करवाओ, लेकिन नहीं, आप मानी नहीं, अब आप ही संभालो। तो क्या मैं रोज उसकी आया बनकर उसे समझाऊं? मेरी भी कोई इज्जत है। मम्मी, अगर इज्जत की इतनी चिंता है तो इसका समाधान आपकी समधन के पास होगा, उन्हीं से बात करो। कौन? आपकी पूर्व सहेली और वर्तमान समधन सरोज आंटी, यानी मेरी सासू माँ। राजीव की बात सुनकर चित्रा सोच में पड़ जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि अपनी सहेली सरोज से क्या कहे। सरोज अब सिर्फ उसकी सहेली नहीं, समधन भी है। रिश्ता बदल चुका है। सरोज अब मेरे समधन भी है। मैं इस मामले में उससे डायरेक्ट बात नहीं कर सकती, कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन क्या करूं?
हे भगवान मेरी मदद करो। अगले दिन चित्रा सब्जी लेने बाजार जाती है, जहां उसकी मुलाकात शालिनी की भाभी तारा से होती है। पहले तो वो आपस में हालचाल लेती हैं, फिर धीरे धीरे चित्रा अपनी समस्या बताने लगती है। अरे तारा, ये तुम्हारी ननद शालिनी तो रोज ही तुम लोगों के पास आ जाती है। अब देखो सरोज से कुछ कहूँ तो रिश्ता बिगड़ जाएगा, समझ में नहीं आता क्या करूं। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। मैंने तो इसीलिए कुछ नहीं कहा कि कहीं आपको बुरा ना लग जाए। आपकी बहू है ना। पर सच में वो रोज हमारे घर डेरा डालकर बैठी रहती है, मुझे भी ना परेशानी होती है। अरे तो हम दोनों को ही कुछ करना पड़ेगा। बताओ कोई तरकीब है क्या? है तो एक जबरदस्त प्लान, लेकिन सवाल यह है कि आप ये कर पाओगी? अरे बेशक करूंगी, बताओ तो सही। तारा अपना चालाकी से भरा प्लान बताती है और दोनों शैतानी हंसी हंसती है। अगले दिन तारा और सरोज किचन में काम कर रही थी। सरोज ने दूध पकने के लिए चढ़ाया और फिर कुछ काम से बाहर चली गई। तारा भी अपना काम खत्म करके अपने कमरे में चली जाती है। कुछ ही देर में सारा दूध उबल कर फैल गया। अरे तारा, सारा दूध बह गया। तू थी ना किचन में, जरा देख नहीं सकती थी क्या? अरे मम्मी जी, मुझे लगा आप शालिनी को बुला लेंगी देखने के लिए, इसलिए मैं अपने कमरे में चली गई थी। मैं दूध देखने के लिए उसे क्यों बुलाऊंगी भला? अरे जब आप सब्जी चलाने के लिए उसे बुला सकती हैं तो मुझे लगा दूध के लिए भी बुला ही लेंगी। सरोज झेंप गई और चुपचाप जले हुए दूध को साफ करने लगी। उसी रात शालिनी फिर से अपने मायके पहुंच जाती है। इस बार चित्रा तंग आकर दरवाजे में ताला लगा देती है। जब शालिनी लौटती है तो दरवाजा खटखटाती है। चित्रा जानबूझकर अंदर इंतजार करती है और काफी देर बाद दरवाजा खोलती है। अरे तू बाहर क्या कर रही है? मैं तो सो गई थी। मम्मी जी, मैं मायके गई थी। ताला लगाने से पहले कम से कम देख तो लिया करो कि मैं घर में हूं या नहीं। अरे कभी बताकर जाया करो कि जा रही हो, तो पता भी हो। अब क्या हर बार तेरी खबर रखने के लिए सीसीटीवी लगाऊं? मम्मी जी, हर वक्त टोका टोकी की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ मायके ही तो जाती हूँ। और मैं क्या यहाँ जासूस हूँ कि हर पल देखती रहूं कि मेरी बहू घर में है या उड़न छो? तभी शालिनी का ध्यान जाता है कि राजीव भी घर में नहीं है। मम्मी जी, राजीव कहाँ है? मुझे क्या पता, जिस तरह से तुम बिना बताए जाती हो अब वो भी जाने लगा है। अब तेरा पति भी आजाद घूमू मस्त गगन में। शालिनी थोड़ा चिंतित होकर राजीव को कॉल करती है। फोन उठाने पर राजीव कुछ नहीं बोलता। तभी पीछे से किसी लड़की की हंसी सुनाई देती है। शालिनी जलन से जल भुन जाती है। राजीव, ये कौन है जो पीछे से हंस रही है? राजीव कुछ नहीं बोलता, बस उसकी और लड़की की हंसने की आवाजें आती रहती है और फोन कट जाता है। शालिनी जलन से चिढ़ जाती है और पीछे खड़ी चित्रा अपनी हंसी रोकने की कोशिश करती है। मम्मी जी, वो मुझे लगता है राजीव का किसी और से चक्कर चलने लगा है। पीछे से किसी लड़की की हंसने की आवाज आ रही थी, वो कुछ बोले भी नहीं। अरे तो मैं क्या करूं, तो खुद घर से बाहर रहती है, जैसी पत्नी वैसा पति। जब घर में उसे रोकने वाला कोई होगा तभी तो रुकेगा ना। शालिनी गुस्से में राजीव को कई बार कॉल करती है, लेकिन वो फोन ही नहीं उठाता। पूरी रात यूं ही गुजर जाती है। शालिनी सो नहीं पाती। अगली सुबह राजीव घर आता है तो शालिनी का पारा चढ़ जाता है। आप रात भर कहाँ थे राजीव? तुम कब बताकर जाती हो कि तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे आने जाने का कोई समय है? तो फिर मुझसे क्यों सवाल कर रही हो? अब दोनों में जोरदार बहस शुरू हो जाती है। चित्रा दोनों की लड़ाई देख रही थी, लेकिन बीच में नहीं बोलती। अरे बस करो, ये क्या तमाशा है? अरे रहने दो, आज बात साफ होनी चाहिए। इतने में सरोज का फोन आता है और शालिनी फोन पर ही रोते रोते अपनी माँ को सारी बात बताती है। क्या राजीव का किसी और से चक्कर? अरे रुक रुक, मैं आती हूँ। सरोज फौरन चित्रा के घर पहुंचती है। साथ में तारा भी आती है। घर में घुसते ही वो राजीव से सवाल करने लगती है। ये क्या चल रहा है राजीव? क्या चल रहा है? ये बिना बताए जब चाहे अपने मायके चली जाती है। मैंने तो कभी कुछ नहीं कहा, तो फिर मुझसे क्यों सवाल पूछ रही है? बिल्कुल सही कहा राजीव ने। यह तो बराबरी की बात है ना। अगर तुम्हें बराबरी से दिक्कत है तो अपनी बेटी को अपने साथ ले जाओ। तू पागल हो गई है क्या चित्रा? ऐसी बात है तो मैं अभी ले जाऊंगी बेटी को। ये सुनकर शालिनी घबरा जाती है और रोते हुए राजीव के पैर पकड़ लेती है। नहीं राजीव, ऐसा मत करो, मैं सुधर जाऊंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये देखकर राजीव, चित्रा और तारा जोर से हंस पड़ते हैं। अरे ये सब तो हमारा प्लान था। मैं कल रात कहीं गया ही नहीं था, बाहर ही बैठा था। फिर बाद में चुपके से बैठक में सो गया था। बस तुम्हें सबक सिखाना था कि अगर तुम्हारा जीवन साथी हर वक्त बाहर रहे तो कैसा लगता है। लेकिन वो लड़की की आवाज, वो कौन थी? वो तो मैं थी। ये हम तीनों का प्लान था तुम्हें समझाने के लिए। पहले तो राजीव मानने को तैयार नहीं था, लेकिन मैंने जैसे तैसे उसे मना लिया। तुम्हारे इस टॉक्सिक बिहेवियर को सुधारने के लिए सब किया है।
शालिनी और सरोज दोनों शर्मिंदा होकर मुस्कुराती हैं। वाह चित्रा, ये तो मास्टर प्लान निकला। तू भी ना खूब है। सो तो मैं हूँ। चल अब जा और मेरी बहू को 1 हफ्ते से पहले फोन मत करना, समझी? ये सुनकर सब हंस पड़ते हैं। सरोज और तारा अपने घर चली जाती हैं।